अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग CS201 लेक्चर नंबर 28 को पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने एक्चुअल में मेमोरी एलोकेशन इन सी और मेमोरी एलोकेशन इन C++ का डिफरेंस देखना है। मेमोरी एलोकेशन इन सी जो है वो हम लास्ट प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसका हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं। जो आज हम लोगों ने पढ़ना है मेमोरी एलोकेशन इन C++। नाउ उसके बाद हम लोगों ने इसमें न्यू ऑपरेटर है, डिलीट है, और किस तरह से क्लासेस कंस्ट्रक्टर के अंदर न्यू ऑपरेटर मेमोरी लोकेशन को किया जाता है न्यू ऑपरेटर्स की मदद से और डिलीट ऑपरेटर्स की मदद से। सिमिलरली ये सारा हम लोग क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में भी देखेंगे और कंस्ट्रक्टर में भी देखेंगे। इसमें हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इस लेक्चर के अंदर जो बिल्कुल थ्योरी बेस हैं, तो उसको तो हम लोग हैंड्स आउट में पढ़ लेंगे, और जो हमारे पास जो है प्रैक्टिकल बेस हैं उनको मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ। सो मेमोरी एलोकेशन इन सी में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि किस तरह से बनाया जाता है। उसके अंदर हम लोग यूज़ करते थे स्ट्रक्चर। नाउ स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग स्ट्रक्चर को यूज़ करके हम लोग डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करा सकते हैं। वो किस तरह से? सबसे पहले तो हम लोग इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते थे, उसके अंदर जो हमने मेथड्स अपने लिखने हैं और वेरिएबल्स बनाने हैं वो लिख लेते थे और उनको हम लोग यूज़ करते थे। नाउ एक तीसरी बात यहाँ पर ये थी कि हम लोग मेलोक, कैलोक और रीअलोक के फंक्शंस थे जो बनाए थे, जो हमारे हेल्प आउट करते थे हमें कि हम लोग डायनेमिकली मेमोरी को यूटिलाइज़ कर सके, और जैसे ही हमारा काम ख़त्म हो जाए जो उसके अंदर डेटा पड़ा होगा मेमोरी के अंदर वो डिलीट हो जाए। तो मेमोरी के अंदर से डेटे को डिलीट करने के लिए हम लोग सी के अंदर क्या करते थे, फ्री फंक्शन का यूज़ करते थे। तो मेलोक, कैलोक और रीअलोक हम लोग डायनेमिक मेमोरी बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे, जबकि फ्री का फंक्शन हम लोग उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते थे। सिमिलरली अब बारी आती है कि मेमोरी एलोकेशन C++ में किस तरह किया जाए। सो द मेमोरी एलोकेशन इन C++ इज कैरिड आउट विद द यूज ऑफ एन ऑपरेटर। कहते हैं कि जो C++ में है ना, इसके अंदर आप लोगों ने अगर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करनी है ना, तो आप लोगों को एक कीवर्ड ऑपरेटर इस्तेमाल करना होगा जिसका नाम होता है न्यू। ठीक है, नोटिस दैट न्यू इज एन ऑपरेटर व्हाइल द मेलोक वाज अ फंक्शन। जो ये न्यू है ये एक ऑपरेटर है, जबकि जो मेलोक अभी हम लोगों ने पढ़ा सी लैंग्वेज के अंदर जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने में इस्तेमाल होता था वो एक फंक्शन है। फ़र्क किस तरह पता लगता है? जो फंक्शन होता है उसके यहाँ आगे नाम के आगे ब्रैकेट्स लगी होती हैं, जबकि ऑपरेटर के आगे ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब इसको बनाने का तरीका क्या है कि हम लोग किस तरह से बनाते हैं, तो उसके सिंपल तरीका ये है कि आप न्यू ऑपरेटर लिखेंगे और साथ में इंट लिख देंगे, तो आपकी मेमोरी एलोकेशन C++ में हो जाती है। अगर इसको ज़रा फॉर्मल वे में देखा जाए तो इस तरह लिखते हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप लोग एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं। पॉइंटर वेरिएबल बनाने के बाद जो आपने वेरिएबल बनाया होता है उसको न्यू इंट असाइन कर देते हैं, तो आपकी डायनेमिक मेमोरी जो है एलोकेट हो जाती है। यहाँ तक करने के बाद आप इसके बाद जो आपने अपना काम करना होता है, फंक्शन परफॉर्म कराने होते हैं, डेटा स्टोर कराना होता है, वो करा लेते हैं। जब आपका सारा काम ख़त्म हो जाता है देन आप लोग डिलीट और आपका जो वेरिएबल पॉइंटर का नाम है वो आप लिखते हैं, तो आपका मेमोरी के साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है और मेमोरी के अंदर जो भी डाटा पड़ा होता है आपका इस हवाले से वो डिलीट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग पॉइंटर्स और डिलीट और न्यू के ऑपरेटर की मदद से मेमोरी एलोकेशन कर पाते हैं C++ में। और ये यकीन करें काफ़ी आसान है इन फंक्शंस की निस्बत। जो हम मेलोक, कैलोक और फिर फ्री का फंक्शन यूज़ करते थे, और इसके अंदर मेलोक का फंक्शन आपको याद हो जब हम यूज़ करते थे तो इसके अंदर सबसे पहले साइज ऑफ ऑपरेटर भी दे रहे हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं, जो हमने वेरिएबल बनाया काफ़ी जो है वो बड़ा लंबा लाइन हो जाता था, है ना। लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ न्यू लिखना है और आपका काम हो गया। तो इसको हम लोग एक दफ़ा ज़रा बना के भी देख लेते हैं कि किस तरह से C++ में मेमोरी एलोकेशन की जाती है, फिर हम लोग आगे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो इस वक्त हम लोग आ चुके हैं VS कोड में और जल्दी से हम लोगों ने अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या करना है कि हमने यहाँ पर अपना मेमोरी एलोकेशन करके दिखानी है। तो मेमोरी एलोकेशन आपको अभी मैंने बताई। सबसे पहले तो आप लोगों ने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना है, तो उसको बनाने के लिए आप सिंपल डेटा टाइप लिखते हैं, उसके साथ एक स्टार का सिंबल बनाते हैं और उसके आगे आप लोग अपने वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। तो जैसे मैं वेरिएबल का यहाँ नाम लिखने वाला हूँ वैल्यू, यानी कि इसके अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कराने वाले, तो ये मैंने बना लिया पॉइंटर। अब अगला स्टेप क्या होता है कि मुझे इसको डायनेमिक मेमोरी में एलोकेट कराना है। तो उसको कराने का तरीका ये है कि जो आपने वेरिएबल का नाम रखा ना उसको इक्वल टू करा देते हैं न्यू ऑपरेटर के साथ, इंट के साथ। ये होगी अब मेरे पास मेमोरी में रिजर्व। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मुझे अब इसके अंदर वैल्यू स्टोर करानी है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल स्टार बनाऊँगा और जो मेरा वेरिएबल है वैल्यू, और उसके बाद उसके अंदर वैल्यू प्रिंट करा दूँगा। जैसे मैं इस केस में रख रहा हूँ 45।
अब होगा क्या कि ये जो 45 है ये मेरे पास वैल्यू वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, बट फॉर्मल तरीका होता था कि ये जब वेरिएबल में स्टोर होती थी तो डिलीट ही नहीं होती थी, मेमोरी में खड़ी रहती थी। लेकिन इस टाइम देखिए जो मैंने मिड में एक लाइन लिखी है, इसकी मदद से हुआ क्या कि ये मेरे पास डायनामिकली स्टोर हो गई, यानी कि अब अगर इसको मैं डिलीट भी कराना चाहूँ तो मैं करा सकता हूँ। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको इसको ना सी आउट करा के दिखा देता हूँ कि आप वाकई ये प्रिंट होती भी है वैल्यू या नहीं होती। तो इसको मैं यहाँ पर जैसे इसको रन करता हूँ और देखता हूँ कि क्या मेरे पास वैल्यू आती है या नहीं आती। 45 मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए, तो देखें मेरे पास यहाँ 45 जो है प्रिंट होके आ गया है। नाउ इसके बाद एक काम ये करना है कि हमने इसको डिलीट करना है ताकि ये मेमोरी में से चला जाए। इसको अगर मैं यहाँ से दोबारा डिलीट करके दोबारा से अगर इसको मैं रन करूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे 45 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके बाद ये मेमोरी से ना वैल्यू ना डिलीट हो जाएगी। लेकिन आप लोग कहोगे कि यार हमें पता कैसे लगेगा कि ये डिलीट हुई है या नहीं हुई। उसको चेक करने का बिल्कुल आसान तरीका ये है कि आप यहाँ से सी आउट है ना, फिलहाल के लिए यहाँ से कट करो और इस डिलीट के बाद आके आप पेस्ट कर दो। ठीक है, अब होगा क्या, ये देखना फ्लो देखना हमारे प्रोग्राम का। सबसे पहले मेरे पास पॉइंटर बना, पॉइंटर बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि मैंने उसको डायनामिक मेमोरी एलोकेट कराई, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराई। वैल्यू स्टोर कराने के बाद 7वीं लाइन में मुझे सी आउट करानी थी वैल्यू, लेकिन मैं फिलहाल के लिए सी आउट नहीं करा रहा, जस्ट फॉर द एग्जांपल आपको शो कराने के लिए कि वाकई ही डिलीट हो जाती है। मैंने क्या किया, वैल्यू को असाइन करने के बाद उसको फ़ौरन ही डिलीट करा दिया। अब डिलीट कराने के बाद जब भी मैं उस अगर पॉइंटर को प्रिंट कराऊँ तो मुझे वो खाली प्रिंट होना चाहिए, यानी कि 0 वैल्यू आनी चाहिए या कोई गार्बेज वैल्यू आनी चाहिए। तो जैसे अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो देखिए मेरे पास एक गार्बेज वैल्यू मुझे प्रिंट हुई नज़र आ रही है 1553714 तो ये गार्बेज वैल्यू है। मैंने तो उसको दी वैल्यू 45, उसका हक क्या बनता था, मुझे 45 रिटर्न करता, बट मैंने उसको प्रिंट कराने से पहले ही उसको मेमोरी में से डिलीट करा दिया। तो अब वो क्या करेगा, मेमोरी के उस स्लॉट पे जाएगा जहाँ पर ये मैंने वैल्यू स्टोर कराई हुई थी। जैसे उस ब्लॉक पे पहुंचेगा देखेगा यार वहाँ पे तो ये इस नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो पिछले वक्तों में अगर मैंने कोई काम किया होगा अपने रैम के साथ, मेमोरी एलोकेशन के साथ, तो वो कोई पुरानी कोई वैल्यू या कोई सेक्टर उसको मिल जाएगा, तो वो 4-5 इकट्ठे उठा के आ जाएगा और उसको यहाँ पर मेरे पास प्रिंट करा देगा। तो ऐसी वैल्यू को गार्बेज वैल्यू बोला जाता है और इसकी निशानी यही है, ये बहुत ही बड़े सारे नंबर आ जाते हैं। तो अगर आपके प्रोग्राम में कभी ऐसे बड़ा नंबर आ जाए तो समझ जाना कि वो गार्बेज वैल्यू है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि यार ये ना वाकई ही मेमोरी डिस्ट्रॉय होती है। तो इसको मैं सुधारने के लिए दोबारा से इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि जो है हमारा प्रोग्राम ठीक रहना। अब अगर इसको मैं रन करूँ तो देखना मेरे पास फिर से 45 जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। सही है, तो ये आपको मैंने प्रूफ भी दे दिया कि मेमोरी बनने के बाद डिलीट भी हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ये है प्रैक्टिकली पार्ट में, वो ये है कि न्यू ऑपरेटर को कंस्ट्रक्टर के साथ किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो उसको यूज़ करने का सिंपल तरीका ये है कि जो आपने क्लास बनाई होगी, जब आप उसमें कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ थी, हमारे पास क्लास के नाम के तरह ही हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अब कंस्ट्रक्टर में देखें हम लोगों ने आज से पहले इस तरह का कोई बिहेवियर नहीं देखा। अभी हमने लास्ट लेक्चर में भी कंस्ट्रक्टर बनाए थे लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं देखा। तो इस कंस्ट्रक्टर में एक्चुअली हो क्या रहा है, देखें एक तो इस कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर पास करा रहा हूँ जो एक स्ट्रिंग है और वो एक पॉइंटर वेरिएबल नेम के नाम से एक स्ट्रिंग पास करा रहा हूँ। अब मैंने किया क्या कि दिस और ये जो एरो लगाया हुआ है मैंने एरो लगाया हुआ है और उसके आगे जो मेरे नेम है पैरामीटर का उसको पास किया हुआ है। ये दिस का ऑपरेटर एक्चुअल में करता क्या है, ये दिस का ऑपरेटर ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर में से पास करा देता है उस मेमोरी लोकेशन पे। ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं ना, ये मेरी रैम है और इसके अंदर मेरा डेटा स्टोर है। अब ये दिस वाला ऑपरेटर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मेरे पास रैम में जाके उस जगह पॉइंट करा देगा जहाँ से ये नेम शुरू हो रहा होगा। देख रहे हो ये एरो भी आपको वहाँ पर शो करा रहा है कि दिस डॉट नेम डायरेक्ट ही वहाँ पर पहुँच गया जहाँ से मेरा नेम स्टार्ट हो रहा है। न्यू का ऑपरेटर लगाएंगे तो ये मेमोरी में हमारे पास वहीं में पहुंच जाएगा और हर एक करैक्टर को यहाँ से रीड करता जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर ये 0 पे पहुंच जाएगा, \0 का मतलब होता है कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो एंड हो गई है। सही है, तो यहाँ पर वो \0 को पर जैसे पहुंचेगा ये एरो यहाँ पर दूसरे पे आएगा, तीसरे चौथे पाँचवें और जैसे छठे पे आएगा तो यहाँ पर वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे ख़त्म होगा तो वो नेम को जो है वो प्रिंट करा देगा और जो है वो अपना कंस्ट्रक्टर जो है वो खाली हो जाएगा। तो इस तरह से न्यू ऑपरेटर कंस्ट्रक्टर में भी यूज़ किया जाता है यूजिंग दिस ऑपरेटर। तो ये दिस ऑपरेटर वाली कहानी आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, यहाँ तक तो है ये हमारे जो हो गए ना टॉपिक ख़त्म। तो ये हैं जो आपके थ्योरी वाले थे, जैसे क्लास एक्सटेंड टू लैंग्वेज, इसको भी आप लोग एक दफ़ा पढ़ लेंगे कि किस तरह से है। बाकी इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। जैसे मैसेज एंड मेथड है तो इसके अंदर भी कोई समझाने वाली बात नहीं है, तो इसको भी आप लोग एक दफ़ा रीड कर लेंगे, ठीक है ना।
और इसी तरह क्लासेस एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है कि आप लोगों ने अपनी क्लास को यूज़र से हाइड करके रखा हुआ है, तो ऐसी क्लास को क्लास एब्स्ट्रैक्शन बोला जाता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भी होता है ना गैर हाजिर, यानी कि वो क्लास में है ही नहीं, तो ऐसी क्लास को क्लास एब्स्ट्रैक्शन बोला जाता है। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखें। उसके बाद मेन फंक्शन एंड क्लासेज होती है वो नॉर्मली मेन फंक्शन में ही कॉल की जाती है। देखिए यहाँ लिखा भी है 90% ऑफ द प्रोग्राम जो है कोड क्लास का वो मेन फंक्शन में कॉल किया जाता है, लेकिन अगर मेन में ना कॉल करें तो ऐसी क्लास को क्या बोला जाता है, क्लास एब्स्ट्रैक्शन। और नेक्स्ट है न्यू डेट कंस्ट्रक्टर, ये आपको अभी दिखा दिया हम लोगों ने, और ये प्रोग्राम है तो इसका मैंने आपको एक सैम्पल प्रोग्राम तो है वो करके दिखा दिया, बाकी जो है वो सारे टॉपिक वही है जो हम लोगों ने पढ़ लिए। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।